नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका दिन शुभ हो। चलिए बच्चों, आज मैं आपको ओवरहेड समझाऊंगा। थ्योरी ऑफ ओवरहेड। आपके सामने राजीव जैन जी मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। चलिए थ्योरी ऑफ ओवरहेड। सर जी, ओवरहेड बच्चों दो शब्दों से बना है। ओवरहेड दो शब्दों से बना है। ओवर मतलब ऊपर, हेड मतलब सर, मतलब ऐसे खर्चे जो सर के ऊपर से निकल जाएं। मतलब ऐसे खर्चे जो सर के ऊपर से निकल जाएं। देखिए, मतलब समझ नहीं आते कि कौन से खर्चे हैं, कौन से खर्चे डायरेक्ट हैं और कौन से खर्चे इनडायरेक्ट हैं। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष खर्चे। जैसे आपने स्टूल बनाया तो स्टूल में लगने वाली लकड़ी इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन स्टूल को बनाने में फेविकॉल यूज हुई, स्टूल को बनाने में मेरे बच्चों फेविकॉल यूज हुई। क्या स्टूल में जो फेविकॉल लगी है, क्या वो दिख रही है? नहीं दिख रही है सर जी। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर जी, स्टूल को बनाने में कील, कांटे, चोबे लगते हैं, क्या वो दिखते हैं? सर जी, वो स्टूल को बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। दिस इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दिस इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए अब मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट पे लेकर चलता हूं कि आखिर ओवरहेड होते क्या हैं। बच्चों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। स्टार्ट करता हूं मैं आपको। मीनिंग ऑफ ओवरहेड कहता है, ओवरहेड मींस एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों के योग को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के योग को बोलते हैं बच्चों, तीनों के योग को बोलते हैं ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which cannot be easily or directly charged on unit of output। कहता है, in order to charge indirect cost of finished goods, following steps are required necessary। एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड रिकवरी रेट और अंडर ओवरहेड रिकवरी ऑफ द ओवरहेड। बच्चों पहले मैं आपको एक ढंग से, आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा कि ओवरहेड होते क्या हैं। चलिए मैं नोट करिए। देखिए बच्चों, प्रोडक्ट। सर जी, पेन इज द प्रोडक्ट। पेन क्या है? सही प्रोडक्ट है। अब जरा हम ध्यान से समझ लो आज कॉन्सेप्ट को। कहता है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इस पेन को बनाने में दो प्रकार की कॉस्ट लगी है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जो दिख रही है और इनडायरेक्ट वो जो नहीं दिख रही है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, पहले इसको समझते हैं।
डायरेक्ट कॉस्ट ऐसा खर्चा जिसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन का पता चल रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन का पता चल पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक पेन बनाना है और पेन बनाने के लिए जो चीज डायरेक्ट एसोसिएट हो रही है, जो चीज डायरेक्ट एसोसिएट हो रही है, जो चीज डायरेक्ट एसोसिएट हो रही है, हमें एक पेन बनाना है और पेन बनाने के लिए जो चीजें डायरेक्टली एसोसिएटेड हो जाएंगी, जो चीजें पेन को बनाने में हमको साफ साफ दिख रही हैं, जो चीजें पेन को बनाने में साफ साफ दिख रही हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहां आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूं इनडायरेक्ट क्या होता है। बच्चों यार ध्यान से देखिए, मतलब समझ में आ गया। डायरेक्ट ऐसा खर्चा जिसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन का पता चल पा रहा है। जैसे पेन के लिए प्लास्टिक है, इंक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसा खर्चा एक्सपेंसिव जिसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है। डायरेक्ट कनेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है, उसे कहते हैं ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? मैंने बताया था, फेविकॉल स्टूल बना रहे हो, फेविकॉल लग रहा है, क्या उसका डायरेक्ट कनेक्शन पता चल पा रहा है? दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा। कील लगी हुई है, चोबे जिसे बोलते हैं, चोबे लग रहे हुए हैं, दिख रहे हैं, इनडायरेक्ट है। मतलब ऐसा खर्चा जिसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है, उसे कहते हैं ओवरहेड। ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं, हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों में ना ये हिंदी में इसलिए लिखा है कि बच्चे की जिंदगी निकल जाती है, बच्चे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फंसा रहता है। आज तक उसका क्लियर ही नहीं हो पाता कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। मतलब आपके समझ में आ चुका होगा मेरी बात मेरे बच्चों। ऐसा खर्चा जिसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है, उसे कहते हैं ओवरहेड। उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो बेटा इसको ओवरहेड भी बोलते हैं, ओवरहेड। ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे देखिए मेरे बच्चों, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब मैं उसको खोल खोल के बता रहा हूं कि डायरेक्ट क्या है। पहले डायरेक्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट बताऊंगा। कहता है मटेरियल। यहां देखिए पहले बच्चों, यहां देखो, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल क्या होती है? जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीन चीज लगती है इसमें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर जी डायरेक्ट मटेरियल क्या होती है? जो सीधी कनेक्टेड है, जो सीधी कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इजी, पेन को बनाने में जो मटेरियल आएगी, बॉडी आएगी, इंक आएगी, फोम आएगी, प्लास्टिक आएगी। क्या आएगी? प्लास्टिक भी आएगी, प्लास्टिक आएगी, प्लास्टिक भी आएगी।
तो सब ये क्या है, ये आपको ये पेन बनाना है, इसमें क्या लगेगी, प्लास्टिक लगेगी, इंक लगेगी, फॉर्म लगेगी, बॉडी आएगी, ये सब क्या है, डायरेक्ट है। सर जो दिख रही है, डायरेक्ट का मतलब बच्चों जो दिख रही है, लेबर, जो लेबर इस पेन को बनाने में सीधी लगी है, इस पेन को बनाने में सीधी लगी हुई है, सीधी लगी हुई है, लगी हुई है। जो पेन को असेंबल करती है, जो पेन को क्या करती है बच्चों, सर जी असेंबल करती है, जो लेबर सीधी वर्क करती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, जो लेबर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम सीधी वर्क करती है, जो लेबर सीधी वर्क करती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, उसे बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। प्रत्यक्ष रूप से जो स्टूल को बढ़ई बना रहा है उसे बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, और जो बढ़ई का हेल्प कर रहा है, जो कारपेंटर की हेल्प कर रहा है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। चलिए अभी और चलता हूं मैं। अब इस पेन को बनाने में रॉयल्टी देनी पड़ती है। सर जी क्या देनी पड़ती है, रॉयल्टी। रॉयल्टी देनी पड़ती है, रॉयल्टी देनी पड़ती है क्योंकि हम उसका ब्रांड यूज कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया, क्या जी पेन बनाने मेरे को, मैंने कहा बोला कि मशीन में दे दूंगा आप पेन बना लो, ब्रांड दे दिया उसने अपना मशीन का, मशीन दे दी तो कह रहा है 2 रुपए पर पेन लूंगा मैं, क्योंकि हम उसकी क्या यूज कर रहे हैं सर, मशीन यूज कर रहे हैं सर, उसका नाम यूज कर रहे हैं, ब्रांड यूज कर रहे हैं, तो उससे बोलते हैं रॉयल्टी। तो बात समझ में आ गई। एक पेन को बनाने में क्या लगेगा सर जी, मटेरियल लगेगी, लेबर लगेगी और एक्सपेंसेस लगेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे। सर जी इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ऐसे खर्चे, ऐसी मटेरियल जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी मंगाई गई है। जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं। एक मशीन है, जैसे मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, उसमें इंजन ऑयल पड़ता है जब ही गाड़ी चलती है। ऐसे ही एक मशीन है जो पेन बना रही है, तो उसमें मशीन को जब स्मूथली चले उसमें एक इंजन का ऑयल डाला जाता है। वो क्या कर रही है मशीन, वो इंजन ऑयल पेन को बनाने में हमारी मदद कर रहा है। तो जो इंजन ऑयल डाला जाता है, दिस इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जो डायरेक्टली मेरे मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी मंगाई गई है, जैसे इंजन ऑयल, जैसे इंजन ऑयल का डब्बा जो मशीन में डाला जाएगा, जो मशीन में डाला जाएगा, प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसने प्रोडक्ट को बनाने में हमारी हेल्प की है। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आ रही बच्चों? अब आइए आगे। एक होता है मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिए, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सुपर या सुपरवाइजर को दी जाने वाली सैलरी। एक सुपरवाइजर होता है, वो 50 वर्कर को देख रहा है, हालांकि माल नहीं बना रहा, सिर्फ उसको मदद कर रहा है पेन को बनाने में। सुपरवाइजर को दी जाने वाली सैलरी, एक वॉचमैन रख रखा है, चौकीदार एक वॉचमैन रख रखा है ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ चलती रहे। हालांकि वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है,
वरना कोई चोरी कर ले जाएगा। तो प्रोडक्ट को बनाने में चौकीदार हेल्प तो कर रहा है ना, सुपरवाइजर प्रोडक्ट को बनाने में हमारी क्या कर रहा है सर जी, मदद कर रहा है, सर जी मदद कर रहा है। ऐसे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सर जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे फैक्ट्री का किराया, माल कहां बनाओगे, पेन का बनाओगे रोड पे, एमसीडी वाले सब उठा के ले जाएंगे। तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का किराया दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या बिगड़ बिजली के पेन बन जाएंगे क्या, मशीन चल जाएगी क्या। वाटर चार्जेस, पानी का बिल, अरे भाई पानी का, बिगड़ पानी के प्लास्टिक कैसे गलेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी। तो पानी क्या कर रहा है, इस पेन को बनाने में हमारी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। सर जी जो मदद कर रहा है उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट। जो दिख नहीं रहा लेकिन उस पेन को बनाने के लिए क्या कर रहा है सर जी, मदद कर रहा है। प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है लेकिन खर्चा तो हो ही रहा है। प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है लेकिन खर्चा तो हो ही रहा है। बात समझ में आ रही बच्चों, हाँ जी सर जी समझ में आ गई सर जी। चलिए चलिए बच्चों, चलिए अब आगे चलते हम। ये सब मैंने बता दिया, ये सब मैं बताऊंगा आपको। आगे चलिए, फिलहाल आप देख लो, कलेक्ट योर ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड रिकवरी रेट, अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं आगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक होता है एलोकेशन और एक होता है अपोर्समेंट। पूरा चैप्टर सभी इसी के आधार पर चलेगा। एक होता है एलोकेशन और एक होता है अपोर्समेंट। एलोकेशन क्या होता है और अपोर्समेंट क्या होता है, बस सर जी यही मैंने है बस। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया आपके। दे आर एक्सपेंसिव विच आर स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर ए particular department is allocate that particular department। कहने का मतलब है they are expensive which are specifically incurred for a particular department। ऐसे खर्चे जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे हो रहे हों, ऐसे खर्चे जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे हो रहे हों, सर जी उसी को बोलते हैं एलोकेशन। और एक होता है कॉमन एक्सपेंसेस। 4 डिपार्टमेंट है और सभी खर्चे, एक खर्चा कॉमन हो गया, एक बिजली का बिल आ गया, 4 डिपार्टमेंट में बट गया अलग अलग, उसे बोलते हैं अपोर्समेंट। वो कह रहा है एक्सपेंसिव विच आर इनकर्ड कॉमनली फॉर मोर देन 1 डिपार्टमेंट, जो एक से अधिक डिपार्टमेंट में बट जाएगा। एक्सपेंसिव ऐसे खर्चे विच आर इनकर्ड कॉमनली खर्चे हो गए फॉर मोर देन 1 डिपार्टमेंट इज टू बी एलोकेटेड ऑन रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑन ए रीजनेबल बेसिस। एक किसी रीजनेबल बेसिस पर हम उसको क्या कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। अभी सब समझाऊंगा बच्चों, अभी सब समझाऊंगा। जैसे रेंट, किराया दिया, कायम बटेगा एरिया के आधार पर बटेगा। 4 डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट ने जितना जगह घेर रखी है, हमने 100 गज की जगह ली, किराए पे ली, ठीक है बच्चों। अब 4 डिपार्टमेंट है तो 100 गज की जगह को 4 डिपार्टमेंट के हिसाब से बांट दो और खर्चा उस पर डाल दो। किराया तो एक ही जा रहा है ना, 10,000 रुपये किराया जा रहा है। एक में चल रहा है ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, 4 में 25 रुपये बांट दो एरिया के आधार पर, क्योंकि 4 डिपार्टमेंट ने 25 गज जगह घेर रखी है एरिया के आधार पर। इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ असेट्स, बीमा होगा मशीन का, वो काय के आधार पर होगा, वैल्यू ऑफ। कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर कि जो बीमा कराओगे मशीन का वो काय पे बांटोगे, वैल्यू ऑफ असेट्स पर। जैसी मशीन की वैल्यू होगी, अगर मशीन की वैल्यू ज्यादा है उसके आधार पर। 4 डिपार्टमेंट है, बीमा कराया 4 मशीन का, हर मशीन का बीमा अलग अलग होता है। अगर अलग अलग हुआ है तो एलोकेशन। अगर कंबाइंड करा दिया, एक 20,000 रुपये का बीमा करा दिया 4 मशीन का एक साथ, अब देखो कौन सी मशीन किस कॉस्ट की है, उसको मशीन की कॉस्ट के हिसाब से बांट दो। ऐसे ही बिजली का बिल पॉइंट और एरिया के हिसाब से बढ़ जाएगा, या तो पॉइंट के साथ बांट दो या एरिया के हिसाब से बांट दो।
ऐसी पावर हॉर्स पावर के हिसाब से बांट दो। चलिए मैं सब बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा ये समझा दूं डायग्राम। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब आया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये होता है सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है? जहां पर प्रोडक्शन होता है। और सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है? जो सर्विस डिपार्टमेंट की है, जो सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प करता है। तो देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेयर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर मैन्युफैक्चर, जहां पर यूनिट का मैन्युफैक्चर होता है, वेयर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर मैन्युफैक्चर। और ये क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट और सपोर्ट डिपार्टमेंट, इसे क्या बोलते हैं? सपोर्टिव डिपार्टमेंट बोलते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। दे सपोर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लिखा हुआ है, कहता है नोट देखिए बच्चों, सिंस सर्विस डिपार्टमेंट आर बेनिफिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, जो मदद करता है। कोई भी काम खराब हो गया, वेल्डिंग करानी है तो सर्विस दे रहा है, वेल्डिंग करा कर काम चालू हो जाता है। तो देयरफॉर दीज एक्सपेंसेस मस्ट बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड और रीअपोर्शमेंट ऑन रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे। एक होता है, अब मैंने वो ही समझाया था, अब जरा थोड़ी समझ लो। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते क्या है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, डिपार्टमेंटल बाइक ऑफ ओवरहेड इन्वॉल्व टू थिंग्स स्टेज। एक होता है एलोकेटेड, एक होता है अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड। एलोकेटेड ओवरहेड का मतलब क्या होता है? एलोकेटेड ओवरहेड मीन्स द इनडायरेक्ट कॉस्ट बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट ओनली। ये अंडरलाइन कर लो। एलोकेटेड एग्जाम में थोड़ी आ जाती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड अपोर्शमेंट? सर जी बहुत थोड़ी आती है बीकॉम के अंदर, बच्चों ध्यान से पढ़ लो। थोड़ी आ जाती है क्या कि एलोकेशन ऑफ ओवरहेड क्या होते हैं और अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड क्या होते हैं। एलोकेशन का मतलब होता है एलोकेटेड ओवरहेड मींस द इनडायरेक्ट कॉस्ट बिलो, ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट ओनली, जो केवल एक डिपार्टमेंट से संबंधित होती है। मैं अभी पेशेंस रखो, सब समझा दूंगा एग्जाम्पल दे करके। इट मींस चार्जिंग और ट्रांसफरिंग फुल कॉस्ट टू ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट टू विच इट रिलेट्स, जो जिससे संबंधित होती है। जैसे अभी 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, बस समझाता हूं अभी। आगे देखो, एक होता है अपोर्शमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग टोटल ओवरहेड कॉस्ट। टोटल ओवरहेड कॉस्ट होती है, 4 डिपार्टमेंट में अलग अलग बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं कॉमन एक्सपेंसेस। 4 डिपार्टमेंट है, स्टाफ वेलफेयर ब्रेड पकौड़े मान लिए, 4 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में 5 का काम करते हैं, 4 में बढ़वा दिए, 4 में खर्चे बढ़ गए। यही है कॉमन एक्सपेंसेस। तो कह रहा है इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग टोटल ओवरहेड कॉस्ट among various departments on some suitable or equitable basis. This is done because the overhead is incurred commonly for various departments. Suppose factory rent. Suppose factory rent. फैक्ट्री का किराया दिया। अरे फैक्ट्री तो भाई एक ही है, डिपार्टमेंट 4 हैं, चारों डिपार्टमेंट में बांट दो फैक्ट्री का किराया। जितना एरिया जो डिपार्टमेंट यूज कर रहा है उस पर वो खर्च डाल दो, वही होता है अपोर्शमेंट। चलिए बच्चों, मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक समझा दूं। चलिए यहीं पर समझाता हूं, आप यहां तक बैठ देख लो। अभी समझाता हूं। बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड इन ए फैक्ट्री, ऑल द डिपार्टमेंट आर ऑफ द 2 कैटेगरीज, वन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अदर ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट। चलिए हो लिखिए अब आप,
लिखो, मैं जो लिखा रहा हूं, क्या होता है, कॉमन एक्सपेंसेस को अलग अलग बांटना, कॉमन एक्सपेंसेस को अलग बांटना हमारा टॉपिक होगा, मेन टॉपिक होगा, जिनको हम बोलेंगे ओवरहेड। समझ में आ रही है? कॉमन एक्सपेंसेस को अलग बांटना हमारा मेन टॉपिक होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपेंसेस। देखिए बच्चों, जैसे क्या होता है, हमारी फैक्ट्री में सर जी ट्यूब बनती है, हमारी फैक्ट्री में क्या बनती है बच्चों? एक बनती है ट्यूबलाइट, देखिए मैं बेटा बच्चों पानी पी लूं? हाँ जी बच्चों पी लो, 1 मिनट बच्चों। जैसे बच्चे ध्यान सुनिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको। मेरी फैक्ट्री में बनती है ट्यूबलाइट बनती है, और सर जी क्या बनती है? सर जी फैन बनता है। क्या बनता है? फैन। ये है, 2 चीज है सर, और एक होता है फैन। चलिए, ट्यूबलाइट और फैन, 2 चीज बनती है बच्चों। फैन। अब ट्यूबलाइट और फैन में बच्चों 2 चीज लगती हैं। क्या क्या लगता है सर? सर जी डायरेक्ट मटेरियल लगेगी, डायरेक्ट मटेरियल, और क्या लगेगा सर? डायरेक्ट मटेरियल लगेगी और डायरेक्ट लेबर लगेगी, सर, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे, एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, और जो भी लगेगी वो यहां पर लिख दी जाएगी, क्योंकि ट्यूबलाइट अलग चीज है और फैन अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि फैन की चीज ट्यूबलाइट में यूज कर ली और ट्यूबलाइट की चीज फैन में यूज कर ली, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? ओवरहेड। तो सर जी ये सब चीजें तो मेरे लिए रिलीवेंट ही नहीं है।
ओवरहेड में, ओवरहेड अलग है। ओवरहेड का हमें क्या करना है सर जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने हैं हमारे को। क्या देखने हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बच्चों क्या होगा, चलिए जैसे मैंने आपसे बताया था कि हमको हमारा सारा ध्यान हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ है। हमारा सारा ध्यान बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, सुपरवाइजर को दी जाने वाली सैलरी, मैंने बताया था एक होता है एलोकेशन और एक होता है अपोर्समेंट। एक क्या होता है? एलोकेशन और एक होता है अपोर्समेंट। अब ध्यान सुनिए, जैसे मैंने सुपरवाइजर एक रख रखा है, मैंने सुपरवाइजर रख रखा है 5, मैंने 5 सुपरवाइजर रख रखे हैं। ध्यान से देखिए, सुपरवाइजर कितने रख रखे हैं? 5। और उनको क्या दी जा रही है सर? ये सैलरी दी जा रही है। सर जी क्या दी जा रही है? सैलरी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि एक सुपरवाइजर को जैसे 50,000 रुपये बांटने हैं, मेरे को कितने बांटने हैं बच्चों? 50,000 रुपये। देखिए 50,000 रुपये बटने हैं, मुझे बांटने 50,000 रुपये ये वाले। अब बहुत ध्यान समझना, मेरे को बच्चों ये 50,000 रुपये बांटने हैं। किसके बीच में बांटने हैं सर जी? ये ए डिपार्टमेंट में और बी डिपार्टमेंट में, दोनों बांटने हैं। अगर सपोज किया 3 लगे हैं यहां पर सुपरवाइजर और 2 लगे हैं उसमें, ट्यूबलाइट में कितने लगे हैं? ट्यूबलाइट में लगे हैं 3 और फैन में कितने लगे हैं? 2। समझ में आ रही है? इसको देते हैं 10,000 रुपये पर मंथ। कितने हो गए? 30,000। मैंने आपसे कहा था सुपरवाइजर पर 50,000 रुपये खर्चे होते हैं, 50,000 का पेमेंट होता है सुपरवाइजर को। अब बात ध्यान समझिए, तो ट्यूबलाइट वाले को कितने दिए? 30 यहां आ गए, और इसको कितने आते हैं? 10, 20,000 रुपये यहां आ गए। क्यों? हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 सुपरवाइजर लगे हुए हैं ट्यूबलाइट के पास। ट्यूबलाइट एक अलग प्रोडक्ट है, और यहां पे कितने लगे हैं? 2। तो इसे क्या बोलूंगा? एलोकेशन। क्या बोलूंगा? एलोकेशन। बात समझ में आ रही है? जब हमें पता होता है कि ये खर्चा इसके लिए है, तो हम उसे बोलते हैं एलोकेशन। जब खर्चा साफ साफ आइडेंटिफाइड हो रहा है, 3 लगे हुए हैं, साफ दिख रहा है, तो ट्यूबलाइट में 30,000 डाल दिए। फैन में कितने लगे हुए हैं? 2 लगे हैं सुपरवाइजर, 10,000 महीने से 20,000 आ गए। तो जो खर्चा साफ साफ दिख रहा है कि ये खर्चा ट्यूबलाइट में आएगा और ये खर्चा फैन में आएगा, उसे क्या बोलते हैं? जैसे अब मैं आगे और चलता हूं बच्चों, मैंने
इसके लिए एक अलग मीटर का बिल ले रखा है, मैंने मीटर लगवा रखा है, बिजली का बिल आ रहा है। अब इसके लिए अलग मीटर है, इसके लिए अलग मीटर, तो खर्चा आसानी से बट पा रहा है या नहीं बट पा रहा? क्योंकि जो बिल आ रहा है ट्यूबलाइट के लिए अलग से आ रहा है, फैन के लिए अलग आ रहा है। ट्यूबलाइट के लिए आया 25,000 का बिल, 25,000 डाल दो। फैन के लिए आया 40,000 का बिल, 40,000 डाल दो। लेकिन दिक्कत कब आ रही है सर जी कि मीटर एक कॉमन एक्सपेंसेस बिल आ गया 50,000 रुपए का, तो जिसने जितनी यूनिट कंज्यूम्ड करी उसके हिसाब से डाल दो। तो इसे बोलते हैं अपोर्समेंट, क्योंकि कॉमन खर्चे आ रहे हैं। बिजली का बिल एक आ रहा है, मीटर एक है, मीटर कितने हैं? एक। अब बंटवारा कैसे होगा सर? इसने फूकी 20,000 यूनिट, इसने फूकी 30,000 यूनिट, उसके हिसाब से जो यूनिट का रेट है वो हिसाब डाल दो। तो इसे बोलते हैं अपोर्समेंट। तो मीटर एक हो और खर्चे किसे बांटने हो? दो जगह बांटने हो, उसी को बोलते हैं अपोर्समेंट। समझ में आ रही बेटा? जब समझ लो, जब सिंगल मीटर लगवाया तो बिल तो एक ही आएगा। जब सिंगल मीटर लगवाया तो बिल कितना आएगा? एक ही आएगा। तो हमने सब मीटर लगवाए, ट्यूबलाइट के लिए अलग और सब मीटर लगवाए, और फैन के लिए अलग सब मीटर लगवा दिया। नहीं आई समझ में? हमने क्या कर दिया, मीटर एक है, इसके लिए सब मीटर अलग अलग लगवा दिया। इसके लिए जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि एक मीटर होता था 4 मंजिल में पर चल रहा है, तो हम क्या करते थे, एक मीटर एक था, सब मीटर लगवा देते, इस मंजिल पे इस मंजिल पे इस मंजिल पे, और यूनिट के हिसाब से बांट देते थे। तो इसी को बोलते हैं अपोर्समेंट। इसे क्या बोलते हैं? अपोर्समेंट, बंटवारा। अपोर्समेंट का मतलब क्या होता है? बंटवारा। अब क्या होता है, खर्चा तो एक जगह हो गया, लेकिन बंटवारा अलग अलग किया जा रहा है, तो इसे कहेंगे अपोर्समेंट। जितनी यूनिट जिस डिपार्टमेंट ने कंज्यूम की है उस पर बांट देंगे। उस पर जितनी यूनिट कंज्यूम की है, मैंने बताया था, इसने ज्यादा यूनिट कंज्यूम की, इसने कम यूनिट कंज्यूम की, उसके हिसाब से हम बांट देंगे। आगे देखिए बच्चों, खर्चा तो एक जगह हो गया मगर बंटवारा अलग अलग जगह हो रहा है, उसको कहते हैं अपोर्समेंट। खर्चा तो एक जगह हो गया मगर बंटवारा अलग अलग जगह हो रहा है, उसे कहते हैं अपोर्समेंट। अब जैसे मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं, एक मैनेजर है, मैनेजर तो एक ही है, 4 डिपार्टमेंट बांट रहा है, मैनेजर को सैलरी दी जा रही है 1 लाख रुपए। अब मैनेजर चारों डिपार्टमेंट को देख रहा है, बराबर बराबर समय दे रहा है, तो 25,000 रुपए बांट दो। तो सर जी इसी को बोलते हैं अपोर्समेंट। इसको क्या बोलते हैं? अपोर्समेंट। मैनेजर, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हर डिपार्टमेंट के लिए आपने अलग मैनेजर रख दिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या ये एलोकेशन नहीं है, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग मैनेजर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एक मैनेजर की सैलरी 50,000, लो जी लो, डिपार्टमेंट ए। दूसरा मैनेजर बी, उसकी सैलरी 2 लाख, बी में 2 लाख रुपए आ जाएंगे बी डिपार्टमेंट में, क्योंकि अलग अलग मैनेजर लगे हुए हैं। दिक्कत कब आ रही है? मैनेजर 1 डिपार्टमेंट 4, तब उसे बोलते हैं हम अपोर्समेंट। चलिए देखिए बच्चों, एक बार फिर देख लो, जब आपने एक मैनेजर रख लिया, एक फैक्ट्री का मैनेजर है, और वह फैक्ट्री के सारे डिपार्टमेंट को संभालता है, तो मैनेजर की सैलरी तो एक ही जगह दोगे, लेकिन उसकी सैलरी को अलग अलग डिपार्टमेंट बांटना होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट उसकी सैलरी को कैसे बांटोगे बच्चों? अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटोगे उसकी सैलरी को बच्चों, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटोगे, लेकिन उसकी सैलरी को अलग डिपार्टमेंट बांटोगे। बांटना होगा क्योंकि एक मैनेजर सभी डिपार्टमेंट को संभालता है, तो इसे कहेंगे अपोर्समेंट। फैक्ट्री का मैनेजर एक है और वह सारे डिपार्टमेंट को संभाल रहा है,
तो उसकी सैलरी सभी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं सर जी? इसको बोलते हैं अपोर्समेंट। इसको क्या बोलते हैं सर जी? इसे बोलते हैं अपोर्समेंट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। चलिए जैसे अब मैं आगे और चलता हूं, ठीक है बच्चों? हाँ जी, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल डाटा। क्या होते हैं बच्चों? एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल डाटा। क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखिए। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, भी 2 मिनट लगेंगे। नॉन फाइनेंशियल डाटा। हो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। सपोज किया फैन, ट्यूबलाइट और फैन, ठीक है? ट्यूबलाइट में लगे हैं 50 लगे हैं ट्यूबलाइट में, और फैन में लगे हैं 100। काम कर रहे हैं जो वर्कर, ठीक है? एरिया, इनने एरिया कैसे घेरा है, जगह कैसे घेर रखी है इन्होंने? सर जी 500 ये जगह घेरता है और 300 ये घेरता है। एरिया स्क्वायर फीट जगह घेरता है। एरिया काय में दे रखा है? सर जी स्क्वायर फीट में दे रखा है। मैं बेटा सिर्फ कंसेप्ट समझाने की बात कर रहा हूं। हाउस पावर ऑफ मशीन, हाउस पावर ऑफ मशीन, हाउस पावर ऑफ मशीन, 20 हाउस पावर की मशीन यहां लगी हुई है और 20 की यहां लगी हुई है। हाउस पावर की, ये हाउस पावर की लगी हुई है। बात समझ में आ रही है बच्चों? लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट। बच्चों एसी खोल दो बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है बच्चों, देख रहे हो? आपके लिए हमें एसी बंद कर देते हैं ताकि आपको आवाज ना आए एसी की। आप समझ रहे हो बच्चों? हाँ जी। पता है किस टाइम क्या बज रहे हैं इस टाइम? सर जी 5:15 बज रहे हैं। आपको पढ़ाया देख लो, आप अभी चल रही है क्लास। जो बच्चे बातें बनाते हैं अपने मास्टर के बारे में, देख लो बच्चों, देख लो बच्चों, जो बच्चे अपने मास्टर को अनचंड बोलते हैं, आप देख लो कि जो बच्चे, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने मास्टर को कहते हैं कि फीस दे रहे हैं, हम कोई गुलाम समझ रखा, हमको फीस दे दी बस खत्म कहानी। जो मर्जी बोलते रहो मास्टर के बारे में, बच्चे बोलते भी है, आप देख रहे हो आप। हाँ जी, लाइट पॉइंट 25 और 15। अब बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से, जैसे क्या हुआ, आपने 80,000 रुपये का किराया दिया। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, आपने 80,000 रुपये का किराया दिया, रेंट दिया, ठीक है बच्चों? किराया दे रहे हो आप, ठीक है? ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट और ये फैन है। बहुत ध्यान से, जल्दी नहीं है। अब बताओ ये 80,000 रुपये कैसे बांटे? आप बताओ दिमाग से। सर जी एरिया के हिसाब से बांट दो, 5:3 में बांट दो। ये जो रेंट है 500 जगह के स्क्वायर फीट कितना घेर रखी है ट्यूबलाइट वाले ने, और फैन ने कितनी जगह घेर रखी है? 300 स्क्वायर फुट। तो 5:3 में बांट दो, तो कितने हो गए? 5:3 मतलब 50,000। सर जी 50,000 यहां आ गए और जी 30,000 यहां आ गए, कोई टेंशन ही नहीं है बंटवारे की। सर जी इसी को बोलते हैं अपोर्समेंट। किराया एक जगह जा रहा है, किराया एक जगह जा रहा है, तो कैसे बांटेंगे? जो जिसने जितनी जगह घेर रखी है अपने दिमाग से बांटना पड़ेगा। कौन से लगाने पड़ेंगे? सही दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं सर हम रट लेंगे, यहां रट लो भैया। चलिए आगे देखिए, आगे देखो बेटा। मतलब एक प्रॉपर्टी में आपने कितने डिपार्टमेंट खोल रखे हैं? 2 डिपार्टमेंट, ट्यूबलाइट और फैंस, 2 डिपार्टमेंट।
दो चीज बन रही है, ट्यूबलाइट बन रही है और फैन। आगे देखो मेरे बच्चों, आगे देखो मेरे बच्चों, सुपरवाइजर को दी जाने वाली सैलरी, सुपरवाइजर को दी जाने वाली सैलरी। अब खुद समझाओ, सुपरवाइजर को दी जाने वाली सैलरी, सुपरवाइजर को दी जाने वाली सैलरी। अब बताओ काय में बटेगी, दिमाग से बता दो। आप सुपरवाइजर को सैलरी दी आपने, काय में बटेगी? सुपरवाइजर किस पे आधारित है? नंबर ऑफ वर्कर्स पे। एक सुपरवाइजर है और उसको जो सैलरी दी जा रही है बच्चों, वो दी जा रही है 45,000 रुपये। सैलरी कितनी जा रही है? सुपरवाइजर को सैलरी दी जा रही है सर जी 45,000 रुपये, यह सैलरी दी जा रही है सुपरवाइजर को। अब कैसे बटेगा? अजी नंबर ऑफ वर्कर में मार दो। सुपरवाइजर किसे देखता है? वर्कर को। इसे देख रहा 50, इसे देख रहा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 2 10, 1:3। 1:3 का मतलब 1/3 और 2/3। 1/3 मतलब 15,000, 15,000 यहां आएगी और 2/3 3 दफा 15 दूनी 30। लो जी बट गई। तो कायम बटेगी नंबर ऑफ वर्कर में, ये कायम बटेंगे नंबर ऑफ वर्कर में बटेगी। सुपरवाइजर को दी जाने वाली सैलरी कायम बटेगी नंबर ऑफ वर्कर में, इसमें बटेगी, ये इसमें बटेगी, इसमें बटेगी बच्चों, ये देखो इसमें बटेगी। ये मैंने लिख दिया, एरो बना दिया, किराया दिया, काया बटेगा। लो जी लो बच्चों, सब आपके लिए कर दिया। लो जी लो, हो गया। आगे देखो बच्चों, आगे देखो बच्चों, लाइटिंग, रोशन हो रहा है हमारा इलाका। पहले देखो पावर, पावर जानते हो? पावर जानते हो? हाँ जी सब जानते हैं जी, हम तो सब जानते हैं। पावर क्या होती है? पावर वो होती है जो मशीन को चलाती है। पावर, पावर जानते हो? जैसे आपने देखा होगा जो पावर के स्विच देते हैं, आपको एसी लगा हुआ है, पावर का स्विच लगा होता है, फ्रिज होता है, पावर का स्विच होता है, और जो ट्यूबलाइट वगैरह होती है जो घर को रोशन करती हैं, वो पावर नहीं होती, वो लाइटिंग पॉइंट होते हैं, वो लाइटिंग पॉइंट होते हैं। एसी के लिए अलग से पावर का वो दिया जाता है, स्विच दिया जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो किससे चलती है? सर पावर से चलती है। ये लिए सिंपल तार लगा दिया और मशीन बस्ट हो जाएगा, पूरा डिपार्टमेंट जल जाएगा सब तार उसके, क्योंकि वो बहुत लोड खींचती हैं। तो साफ अब हमने पावर का बिल दिया, पावर दी 30,000 रुपये की। पावर वो होती है जो मशीन को चलाती है। पावर क्या होती है? सर जी जो मशीन को चलाती है। तो कायम बढ़ेगा पावर 30,000, कायम बढ़ेगी सर जी हॉर्स पावर में। सर जी इसमें बढ़ेगी, देखो ये बढ़ेगी इसमें, देखो जी। तो 20 हाथ पावर की मशीन इसमें लग रही है लाइट में, और 20 हाथ पावर की फैंस में लगी हुई है। तो कैसे बढ़ेगा? 15,000 यहां बांट दो और 15,000 यहां बांट दो। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सब आ रही है। सर जी बहुत आसान लग रहा है ये तो। हाँ जी बहुत टाइम लगता है एक एक कंसेप्ट को बटोरने में। सर जी आप तो घर बैठ के सो रहे हो गए और राजी जैन 5:20 हो गए। सर जी एक एक कंसेप्ट को चुन चुन के लगाना। चलिए आगे देखिए, ऐसे ही लाइटिंग पॉइंट, मतलब लाइटिंग पॉइंट 8,000 रुपये। लाइटिंग पॉइंट अब यहां देखो लाइटिंग लगा रखी है और उस पर कितने खर्च हुए? 8,000 रुपये। सर जी जो लाइटिंग जो आपकी एरिया को रोशन कर रहे हैं, जो जगह को जो भाई जैसी एरिया लाइटिंग पॉइंट, लाइटिंग अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो कायम बढ़ेगा। लाइटिंग पॉइंट ये कायम बढ़ेंगे। सर जी ये इसमें बढ़ेंगे पॉइंट में 25 पॉइंट इसमें लगा रखे हैं ट्यूबलाइट में, और 15 पॉइंट कहाँ लगा होंगे? फैन में। तो साफ बांट दो, 25 इसे बांट दो,
लाइटी पॉइंट को, तो 25 5 के कितना होगा रेशियो, 5 या 15 और 5 5 25, 5/3, तो कैसे बटेगा 5000 और 8000। लो जी लो बट गया, लो जी लो बट गया, लो जी लो बट गया। अब क्या रहा है, अगर क्वेश्चन में लाइटिंग पॉइंट ही नहीं दे रखे, आपको सिर्फ क्या दे रखा है, लाइट दे रखी है, लाइटिंग दे रखी है, लाइट दे रखी है, लाइट। लाइट लाइट पे खर्च हो रहे हैं 8000, और सर जी लाइट पॉइंट नहीं दे रखे, नहीं दे रखे, नहीं दे रखे, तो आपको अपना भेजा यूज करना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कैसे बटेगा। नंबर ऑफ वर्कर में बांट दे, अरे एरिया के हिसाब से बांट दो, जैसा एरिया उन्होंने घेर रखा है, एरिया कितना घेर रखा है, एरिया के हिसाब से बांट दो। एरिया कितना है 5/3, देखो बाई चांस आ गया 500 300, तो 5/3 बांट दो, तो 5000 और 3000, ये क्या बांट दिया एरिया में। कब कब, जब क्वेश्चन में लाइट पॉइंट नहीं दे रखे हो, जब क्वेश्चन में लाइट पॉइंट नहीं दे रखे हो, जब बटेगा एरिया में, तो बेटा कॉमन सेंस लगा लियो। हाँ जी, आगे देखिए, आगे देखिए, एक स्टोर डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, मटेरियल को रखता है। तो ये कौन से डाटा थे, नॉन फाइनेंशियल। अब स्टोर डिपार्टमेंट है, उस पर खर्चे हो रहे हैं, स्टोर डिपार्टमेंट है, उस पर क्या माल कहाँ रखा जाता है, स्टोर डिपार्टमेंट में, तो खर्चे हो रहे नहीं हो रहे, वो क्या है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, काय में बढ़ेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में। तो ये क्या है, फाइनेंशियल डाटा है, तो डायरेक्ट मटेरियल में बढ़ेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल आपको देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है। तो बात समझ में आ रही है बेटा, देखो ध्यान से। अब देखो समझ में आ गई, स्टोर डिपार्टमेंट, ये खर्चे काहे बढ़ेंगे सर, ये खर्चे बढ़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट मटेरियल में। लिख लो, बाद में रोने लगो पेपर में। अब ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अब क्वेश्चन में दे रखी है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब दिमाग लगा, बिल्डिंग पे हिरास लगाना है, डेप्रिसिएशन लगानी है बिल्डिंग पे। बात समझ में आ रही है। तो बिल्डिंग एरिया के हिसाब से, कैसे कैसे बैठेगी, एरिया के हिसाब से। बिल्डिंग कैसे कनेक्टेड है, एरिया से, तो बेस कैसा होगा, बांटने का बेस कैसा होगा डेप्रिसिएशन को, एरिया के हिसाब से। डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग दे रखी है 10,000 रुपये या 8,000 रुपये, तो कायम बढ़ेगी एरिया के हिसाब से। कितनी एरिया कह रखी है इसमें, 500 300, 5/3 बांट दो, सर जी कायम बढ़ जाएगी, ये कायम बढ़ेगी 5/3 में। डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग कायम बढ़ेगी, 5/3 बांट दो, तो 5/3 मतलब 5,000 और 3,000 रुपये। बात समझ में आ रही है, हाँ जी समझ में आ गई सर जी। और अब देखा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, अगर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, हिरास जानी है मशीन पर, तो कैसे बढ़ेगी, मतलब जिस डिपार्टमेंट ने जितनी महंगी मशीन यूज की होगी उस डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन उतना ही ज्यादा रहा होगा। तो इसका मतलब है ये बढ़ेगी वैल्यू ऑफ मशीन पर, वैल्यू ऑफ मशीन पर। समझ में आ रही है, हिरास आ गया। तो क्या जिस डिपार्टमेंट ने जितनी मशीन महंगी यूज कर रखी है, इसने कर रखी है 1 लाख की, इसने कर रखी 2 लाख की, तो 1:2 मार दो, 1:2 मार दो 3,000 रुपये को, तो 1,000 रुपये ये आ गया और 2,000 रुपये ये आ गया। 1 लाख की मशीन इसने यूज करी है, 2 लाख की इसने यूज करी है। जितनी जो डिपार्टमेंट जितनी महंगी यूज करेगा, मशीन यूज करेगा, मतलब मशीन की कॉस्ट के हिसाब से बांट दो। ये कैसे बढ़ेगी,
सर जी मशीन की कॉस्ट क्या आधार पड़ेगी? ये हिरास जिस डिपार्टमेंट ने जितनी कम वैल्यू की मशीन यूज की होगी उस डिपार्टमेंट का डेफिसिट उतना ही कम होगा। इसने कम यूज की मशीन यूज करी है तो 1000 रुपये, इसे 2000 रुपये। चलिए अब मैं आगे चलता हूं बच्चों। ये सब मैंने समझा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस जो मैंने अभी आपको आधार बताया वो सब मैंने आपको यहां पे लिख दिया बच्चों। देखिए कितनी मेहनत की जाती है आपके साथ, आप देख रहे बच्चों? हाँ जी सब देख रहे हैं सर, आप देख लो सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, सम ऑफ दीज कॉस्ट एंड देयर बेसिस आर एज फॉलोज। कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री बिल्डिंग, अभी समझाया था। फैक्ट्री बिल्डिंग का हिरास काय में बटेगा? एग्जाम्पल फैक्ट्री का किराया, जैसे आपने फैक्ट्री का किराया दिया, काय में बटेगा? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। डेप्रिसिएशन काय का? फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग का काय में बटेगा? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई, काय की कराई? फैक्ट्री की, काय में बटेगा? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। और हीटिंग एंड लाइटिंग काय में बटेगा? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। और एयर कंडीशनिंग ईटीसी ये काय में बटेगा? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। बात समझ में आ रही बच्चों? हाँ जी सब समझ में आ रही गुरु जी? ये तो बहुत आसान कर दिया आपने। अजी बस लगे रहते बच्चे तुम्हारे लिए, हमारा जीवन तो बेटे आपके पढ़ाने में जाएगा बस। और क्या है, क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे बच्चों? बस कुछ जाते जाते कुछ अच्छा काम कर जाएं। आप याद तो करोगे नहीं, ये तो अभी हमें भी पता है। हाँ अरे सर सब पता है आपको गुरुजी। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, सम ऑफ दीज कॉस्ट एंड देयर बेसिस आर एज फॉलोज। फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, जो फैक्ट्री के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी लगा रखी है, जैसे हिरास, बीमा मशीन का हिरास, मशीन का बीमा, मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस और प्लांट एंड मशीनरी। सर ये काय में बटेगी गुरुजी? ये बटेगी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ असेस्ट। काय बटेगी? वैल्यू ऑफ असेस्ट पर। इसका आधार क्या होगा? सर ये चारों चीजें काय में बटेंगी? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ असेस्ट। आगे देखो, चलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों देखो, फैक्ट्री पावर और मोटिव पावर, फैक्ट्री पावर और मोटिव पावर। सर जी ऑन दी बेसिस ऑफ हॉर्स पावर। फैक्ट्री पावर मैंने अभी बताया था, एसी का एग्जाम्पल दिया था, उसमें पावर लगी होती है। तो मशीन के साथ कनेक्शन जो होता है वो पावर से संबंधित होती है। तो कह रहा है फैक्ट्री पावर और मोटिव पावर ऑन दी बेसिस ऑफ हॉर्स पावर, किलोवाट पावर। ठीक है, नोट if working hour of machine are different then power expenses should be divided in the ratio of horsepower और number of machine hours। जो भी आएगा वो ही आएगा अमाउंट। ठीक है, चलिए आगे देखो बच्चों। सुपरविजन मैंने बताया था, सुपरवाइजर को दी हुई सैलरी। फर्स्ट प्रीफरेंस किसमें दोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्ट, जो एम्प्लॉय वर्कर्स काम कर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्कर्स एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय बच्चों काम कर रहे हैं। सेकंड प्रीफरेंस सपोज किया नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखे क्वेश्चन के अंदर, तो क्या सेवा में सबने निवेदन लिखोगे? तो कोई और डाटा देख लो उससे मिलते जुलते, तो क्या दोगे? सेकंड प्रीफरेंस फ्लोर एरिया, ये सेकंड प्रीफरेंस दोगे आप। पहला प्रीफरेंस कहां दोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्ट, जो वर्कर काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं है क्वेश्चन में, फिर ये दे रखा है, तो काय में बांटोगे? फ्लोर एरिया में। लाइटिंग, जो रोशन हो रहा है आपका महल, मतलब फैक्ट्री रोशन हो रही है, जिससे बल्ब जल रहे हैं, एक बल्ब जल रहा होता है, आप देखते होगे, मुंह खोल के देखता रहता है पूरी फैक्ट्री को। जो फैक्ट्री को रोशन करता है, उससे बोलते हैं लाइटिंग। उसे क्या बोलते हैं? लाइटिंग। फर्स्ट प्रीफरेंस नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट और सेकंड प्रीफरेंस एरिया। अगर दे रखा है लाइटिंग पॉइंट दे रखे हैं तो लाइटिंग पॉइंट में, अगर लाइटिंग पॉइंट नहीं दे रखे हैं तो अभी कराया था काय में बढ़ेगा? एरिया में बढ़ेगा। काय में बढ़ेगा? एरिया में बढ़ेगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, आप देखते हो कैंटीन होती है, ब्रेड पकौड़े खिलवा दिए है, समोसे खिलवा दिए, लिमका पिलवा दी कर्मचारियों को, मतलब इसे बोलते हैं स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। लंच करा दिया, एक्स्ट्रा टाइम में डिनर करा दिया,
तो सर ये कॉमन सेंस लगा दो, स्टाफ वेलफेयर कायम बढ़ेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, कायमे बढ़ेंगे बच्चों नंबर ऑफ एम्प्लॉय में। स्टोर ओवरहेड अभी बताया था 1 मिनट पहले बच्चों, स्टोर का मतलब होता है जहां पर मटेरियल रखा जाता है। स्टोर में इधर आ जाओ बच्चों, हाँ सर ये हम देख नहीं रहा तो बेटा बोल दो। स्टोर ओवरहेड फर्स्ट में कैसे दोगे, मटेरियल रिक्वेशन, जो आपके पास रिक्वेशन आती है, जो डिपार्टमेंट आपको रिक्वेशन भेजता है उसके आधार बांट दो डिपार्टमेंट में। सेकंड वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज कायम बढ़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। डायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज रखिए वो कायम बढ़ेगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल ओवरहेड या मिसलेनियस ओवरहेड या सन्ड्री एक्सपेंस, एग्जाम में जो आता है इसमें से पहला प्रीफरेंस किसको दोगे, डायरेक्ट वेजेज को। दूसरा मशीन आवर्स को। आगे देखिए, अब ये है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट एलोकेटेड। ये तो यहां तो आएगी नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस्ट में, कॉस्ट डिपार्टमेंट में इसकी कॉस्ट पहुंच चुकी है। डायरेक्ट कॉस्ट कोई नहीं आएगी, ना डायरेक्ट मटेरियल आएगी, ना डायरेक्ट लेबर आएगी, ना डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। मैंने बताया था आपको क्योंकि ये तीनों कॉस्ट हैं, ये ऑलरेडी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी होती हैं, हमें सिर्फ देखने ओवरहेड। तो डायरेक्ट कॉस्ट किसकी लेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट की, सर्विस डिपार्टमेंट की ये आएगी। ऐसे ही कॉमन एक्सपेंसेस बताया था मैंने आपको, उनका बंटवारा होगा, एक बेसिस होगा जो मैंने भी कराए हैं। जैसे फैक्ट्री का रेंट है ये बढ़ जाएगा 5 में, एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी 5 में। इसे बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब मैं कराऊंगा आपको। एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पहले ये सारे खर्चे बटे, अब ये जो सर्विस के जो खर्चे हैं, ये वाले खर्चे, ये खर्चे किसकी मदद कर रहे हैं, ये कहां बटेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो ये बट गए, ये खर्चे यहां माइनस हो जाएंगे, ये वाले यहां माइनस, और तीनों बट गए, इसमें इसमें इसमें। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे इन तीनों में बटेंगे। ऐसे ई डिपार्टमेंट के खर्चे कहां बटेंगे, इन तीनों में, और इनका करेंगे टोटल। इसका क्या करेंगे, टोटल। समझ में आ रही बच्चों, ये है। अब मैं कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।